तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरा आवाज़ आप लोग को जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो मैं माइक ऑन है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग तक मेरा आवाज़ बहुत ही क्लियर तरीके से पहुंच रहा होगा। ठीक है, तो आज से ना हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। ठीक है, और इस चैप्टर को करने से पहले ये जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है ना, ये हमारे कोर्स है। ठीक है, ये जो जितना भी वीडियो हम बना रहे हैं ना, ये आप ऐसा मानिए कि ये आपका एक फ्री में कोर्स चल रहा है। ठीक है, फ्री कोर्स है ये। ठीक है, और ये कोर्स सही बताए ना तो अम, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कोर्स है। और क्लास 11th का इस कोर्स में हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस है ना, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चाहे मुझे कैसे भी करवाना पड़े। वैसे तो मेरे पास पर्टिकुलर इस पूरे सब्जेक्ट का मैंने नोट्स बना के रखा है। ठीक है, अभी मैंने एक बुक जो हमारा ये वाला है ना, ये संविधान क्यों और कैसे वाला, ये वाला जो किताब है आपका फर्स्ट बुक, भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ये जो आपका किताब है ना, इस किताब का मैंने पर्टिकुलर पूरा का पूरा नोट्स बना लिया है। ठीक है, लेकिन तब भी हम अच्छे से पढ़ करके आएंगे कि आपको अच्छे से हम समझा सके। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इस फर्स्ट चैप्टर से आज हम लोग अपने वीडियो को शुरुआत करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अपने चैप्टर को समझ रहे होंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम आपसे कुछ कुछ चीज़ों का प्रॉमिस लेना चाहेंगे, क्योंकि हम तो आपको वो कंटेंट दे ही देंगे जो मुझे देना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका कुछ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख देते हैं। अभी करीब करीब पता है 5 बज रहा है और मेरे पास बस 1 घंटा है। उसके बाद हो सकता है ये सूरज वूरज जो भी आपको दिख रहा है ना, सूर्य का रोशनी, वो ख़त्म हो जाए। तो बस शायद से हम लोग 1 घंटा ये क्लास लेंगे या 1 से 1.5 घंटा लेंगे। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ये है ना कि आपको ये जो नोट्स जितना भी चीज़ बोर्ड में लिखाया जाएगा उस चीज़ को आप लोग बहुत ही अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से एक ट्रेन भी जा रहा है। इसके अलावा जो भी चीज़ नोट्स में लिखवाया जाएगा, यहाँ पर बोर्ड में जो भी वर्क करवाया जाएगा उस बोर्ड वर्क को आपको फॉलो करना है। ठीक है, इसको आप लोग फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे एक एक दिन करके आपका बहुत ही अच्छा परफेक्ट नोट्स बन जाएगा, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनेगा और वो नोट्स आपका आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छी तरीके से काम आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा हम दावा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको समझा रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, नोट्स आप लोग बहुत अच्छे से बनाइएगा। और सबसे बड़ी बात, अगले वीडियो को खोलने से पहले आप लोग दोहरा के ज़रूर आएंगे। ये जो क्लास होगा ना, ये जितने भी दिन तक चलेगा, पार्ट के हिसाब से हम सोच रहे हैं इस वीडियो को बनाएंगे। तो ये जो क्लास जितने भी दिन तक चल रहा होगा उतने दिन तक आप लोग को क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं अभी आप लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट में हैं। ठीक है, तो जब आप लोग लेक्चर नंबर सेकंड में आएंगे ना, तो उस स्थिति में आपको लेक्चर नंबर 1 में जो भी नोट्स लिखवाया गया था, ठीक है, उस नोट्स को पूरा का पूरा पढ़ के आना है लेक्चर नंबर सेकंड में। और जब आप लोग लेक्चर नंबर 3 में आएंगे, लेक्चर नंबर 3 में आएंगे तो आपको लेक्चर नंबर 1 का नोट्स, लेक्चर नंबर 2 का नोट्स और लेक्चर नंबर 3 का नोट्स अच्छे से पढ़ना है। फिर ऐसे ही ये सिलसिला आगे तक चलता रहेगा। और ऐसे जितना भी लेक्चर हो, 30 लेक्चर, 40 लेक्चर, 20 लेक्चर, जितना भी लेक्चर होगा ना, आपको ऐसे ही करते जाना है। और इस तरीके से आपको 20 मिनट जैसे अगर यहाँ पर लगेगा ना आपको एक लेक्चर को रिवाइज करने में, ठीक है, तो आपको देखिएगा लास्ट में भी आपको उतना ही समय लग रहा होता है। ठीक है, और ऐसे अगर आप करोगे ना तो आपके बिल्कुल ही कहते हैं कि हर एक चीज़ आपके मुंह में आ रहा होगा। ठीक है, आपके मुंह से हर एक चीज़ निकल रहा होगा। जो भी चीज़ यहाँ पर समझाया जाएगा ना, हर एक फंडामेंटल राइट्स का हर एक आर्टिकल आपके जुबान पे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन आपको हर एक चीज़, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हर एक चीज़ के बारे में एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का मेरा कोशिश होगा, प्रयास होगा। ठीक है, और ऐसा होगा कि बहुत कुछ आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको ऐसा नहीं कि तनाव लेना है। ठीक है, तनाव नहीं लेना है, आप लोग भी इंसान हैं तो हर एक चीज़ ऐसा नहीं होगा कि आप लोग को समझ में आ जाए।
ठीक है, लेकिन मेरा ये सब प्रयास होगा कि हम आपको हर एक चीज़ समझा सके, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आया ना, तो आप लोग बैक करके दोबारा एक और बार समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं कि जो मेरा कैमरा है वो ऑन है कि नहीं। ऑल राइट, तो कैमरा मेरा ऑन है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग अच्छे से निभाइएगा, ठीक है। ऐसे कर करके आपका इस बुक पे, अभी के लिए इस बुक पे पूरा का पूरा आपका कमांड आ जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार, जो आपका क्लास 11th का किताब है ना, पॉलिटिकल साइंस का, अभी हम इस वाले बुक पे पूरा कमांड होता है ना हर एक चीज़ का, वो आपका करके ही देंगे, ठीक है। तो अच्छे से हम करवा देंगे। उसके बाद सेकेंड बुक में हम लोग आएंगे, सेकेंड बुक को अच्छे तरीके से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस बुक का हम अच्छी तरीके से नोट्स बनवा देंगे आप लोग का, ठीक है। तो चलिए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। चैप्टर को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नोट्स बना के ही हम लाएंगे कि मुझे भी पढ़ाने में आसानी हो और आप लोग को भी पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो रहा हो, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। नोट्स जो होता है ना, वो हम लोग का सेकेंड प्रायोरिटी होता है। फर्स्ट होता है कि हम लोग अच्छे से समझ सके, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग पहले कुछ चीज़ों को पहले समझें। अभी आप लोग क्लास 11th में हैं, अभी आप लोग 11th क्लास में आए हैं, ठीक है। इससे पहले आप लोग कौन कौन से क्लास में थे? 6th क्लास आपने पढ़ा, 7th पढ़ा, ठीक है, 8th पढ़ा, ऐसे 9th पढ़ा, फिर आप लोग 10th भी पढ़े थे। इस समय आपका सोशल साइंस होता था, सोशल साइंस, ठीक है। और सोशल साइंस के अंदर, ठीक है, इस समय आपको एक हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ना होता था, ठीक है। एक आपका ज्योग्राफी होता था और एक आपका पॉलिटी होता था, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस होता था, है ना। और इन सबको मिला करके हम लोग सिविक्स, मतलब ज्योग्राफी होता था और पॉलिटिकल साइंस, मतलब इस समय इसको हम लोग सिविक्स के नाम से जानते थे, ठीक है। सिविक्स कहते थे हम लोग इसको, ठीक है। तो ये जो आपका इस समय 6, 7, 8, 9, 10 में हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस था ना, उसको हम लोग सिविक्स के नाम से जानते थे, ठीक है। अब 11th क्लास में उसी सिविक्स को हम लोग क्या कह रहे होते हैं पता है? उसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। और 12th में भी सेम ऐसे ही, 12th क्लास में भी हम लोग पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ही कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। नीति शास्त्र 6, 7, 8, 9, 10th में हम लोग नीति शास्त्र कह के मतलब कहते थे, ठीक है। और 11th 12th में हम लोग पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, इसके बारे में आपको थोड़ा मोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। बस ये हम ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे और हम जो भी चीज़ पहले समझाए उसको आपको समझने का प्रयास करना है, ठीक है। तो 11th क्लास में आपको पता है कि 2 बुक है, एक है आपका राजनीतिक सिद्धांत का और एक है आपका भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ठीक है। तो ये जो भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार है ना, इस बुक पे थोड़ा सा पहले बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर पे मूव करेंगे, ठीक है। जो बुक अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो बुक का नाम क्या है? भारत का संविधान सिद्धांत व व्यवहार। इस बुक को अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा किताब है, ठीक है। इस बुक को हम लोग शुरू करेंगे और जितना हो सके ना अपने हिसाब से, अगर आप लोग फिगर बना सकते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार का, तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर एक किताब है। ऐसे कर करके आप लोग तो ना बनाने का प्रयास कीजिएगा, उससे आपका नोट्स बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। वो बहुत ही अच्छा बनेगा, तो आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। और पढ़ना आपको डेली है, ठीक है। जब तक ये कोर्स चलेगा ना, तब तक आपको पढ़ना ही है, ठीक है। इस चीज़ पर थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार जो आपका किताब है ना, इस किताब में आपका टोटल 10 चैप्टर है, ठीक है।
ऐसे करके 10 गो चैप्टर है। तो जैसे पहला चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे, दूसरा चैप्टर है आपका भारत के अंदर जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, भारतीय संविधान में जो अधिकार है, ठीक है, भारतीय संविधान के अंदर जो अधिकार है ना, और इस अधिकार में भी क्या क्या पढ़ रहे होते हैं पता है आपको, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। मौलिक अधिकार के अंदर जितने भी अनुच्छेद आ रहे होते हैं हम लोग समझेंगे इसी चैप्टर में। ये जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है ना, ये जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है संविधान क्यों और कैसे, ये संविधान क्यों और कैसे वाला जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे ये अनुच्छेद क्या होता है, ये हम लोग का भाग क्या होता है, अनुसूचियाँ क्या होती है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसे पार्ट आएगा ना, मतलब मुझे लगता है पहले चैप्टर का ही 3 पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आपको इंतजार करना है हर एक पार्ट का, ठीक है। तो भारतीय संविधान में अधिकार में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम लोग इसके अंदर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, आपका क्लास 11th नहीं सॉरी क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास जो आपका 12th तक है ना, उन सब के शुरुआती पेज में अगर आप देखोगे ना, जैसे हम दिखला देते हैं, जैसे क्लास 11th का किताब है, तो क्लास 11th की किताब में जो ये इंडेक्स दिख रहा होगा आपको, इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स के बिल्कुल ही यहाँ पर नागरिकों के मूल कर्तव्यों के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। यहाँ पर दिखलाया गया है नागरिकों का मूल कर्तव्य क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास 1 में भी चाहे आप कोई सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इंग्लिश, ठीक है, जो आपका मैरीगोल्ड किताब है, पहला वाला मतलब क्लास फर्स्ट में, ठीक है, क्लास सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, जो भी NCERT का जितना भी बुक है ना, उन सब में, कैपिटल में भी होगा, ठीक है। तो उन सब में हम लोग को मूल कर्तव्य देखने के लिए मिल जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का सेकेंड चैप्टर में हम लोग इस तरीके से कुछ अपने चैप्टर को आगे बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिर हम लोग आ जाएंगे अपने चैप्टर नंबर 7, 8। फिर हम लोग इस चैप्टर को करने के बाद एक चैप्टर है हमारा चुनाव व प्रतिनिधित्व, ठीक है, इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर को करते समय हम आपको आर्टिकल्स के बारे में बता रहे होंगे, ठीक है। इससे संबंधित जो आर्टिकल्स हैं ना, जो हमारे जितने भी अनुच्छेद है जो भी इसके अंतर्गत आ रहे होंगे, उन सभी आर्टिकल्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में गहराई से बातचीत कर रहे होंगे, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये चैप्टर जो भी हम बता रहे हैं, इन सारे के सारे चैप्टर्स को आपको रीड ज़रूर कर लेना है, ठीक है। जैसे जैसे वीडियो चल रहा होगा उसी के साथ साथ आपको रीड करना होगा। अगर आप लोग रीड नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, किताबों को नहीं पढ़ेंगे, एक वर्ड होता है स्वाध्याय, ठीक है, अपने से सेल्फ स्टडी जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ये नहीं करेंगे ना, तो आप लोग पीछे हो जाएंगे। बस वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको स्वाध्याय का समय बनाना होगा, ठीक है। आप लोग मेरे साथ बनाइए, जैसे कि 8 बजे रात को, ठीक है, 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, 9:30 हम लोग स्वाध्याय करेंगे। जो भी हम लोग वीडियो में देखेंगे उस चीज़ से रिलेटेड हम लोग किताबों में पढ़ेंगे। जैसे आज हम लोग पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो पहले चैप्टर को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। हमें समझ में नहीं आएगा तब भी हम लोग बस किताबों को देखेंगे, किताबों के पन्ने को पलटाएंगे। तो ऐसे करके हम लोग का बहुत ही अच्छा कमांड आ रहा होगा, ठीक है। बहुत से लोग, पता है मुझे पहले ऐसा लगता था कि हम लोग किताब पढ़ते हैं, हमें समझ में क्यों नहीं आता। पता है आपको समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि हर एक चीज़ समझ में भी नहीं आता ना, इसीलिए, ठीक है। तो हर एक चीज़ ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ ही आ जाएगा। बहुत कुछ ऐसा होगा जिसको बारे में अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, बाद में समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको थोड़ा बहुत देखना होगा। हम पहले वीडियो को देख लेते हैं कि वीडियो ऑन है क्या नहीं। तो वीडियो हमारा पूरा ऑन है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की ओर मूव करेंगे। जो चौथा चैप्टर होगा वो होगा हमारा कार्यपालिका का, ठीक है। उसके बाद हम लोग का अगला चैप्टर होगा विधायिका,
विधायिका का चैप्टर, ठीक है। फिर छठा चैप्टर होगा न्यायपालिका। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इसको कहते हैं लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव, और इसको कहते हैं जुडिशरी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा 7 चैप्टर होगा वो होगा हमारा संघवाद, ठीक है, फेडरलिज्म, ठीक है। इस फेडरलिज्म के साथ साथ आप समझ जाएंगे क्वासाई फेडरलिज्म के बारे में भी, ठीक है। इसमें आप एक तो समझेंगे फेडरलिज्म क्या होता है, इसके अलावा आप क्वासाई फेडरलिज्म के बारे में भी समझ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें और भी चीज़ें जैसे कि संघवाद के बारे में और भी चीज़ें आएगी इसके अंदर, वो सब कुछ हम लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। मेरे मन में जो चीज़ आ रहा है ना वो हम आपको बता रहे हैं, उस चैप्टर को अभी हम खोले नहीं है, ठीक है, लेकिन हम तब भी आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इसके अंदर भी हम लोग कई सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारा 8वां चैप्टर होगा स्थानीय शासन, ठीक है। जो हमारा स्थानीय शासन है ना, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। इस चैप्टर को भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें हम लोग पंचायत के बारे में मुख्य रूप से पढ़ रहे होते हैं, तो पंचायती व्यवस्था को बहुत अच्छे से समझेंगे। और आपको पता है ये समझते समय हम लोग तो ना अपनी निजी लाइफ से भी इसको जोड़ सकते हैं, जो हम लोग जीवन जी रहे हैं ना, और जो हम लोग सड़कों में घूमते हैं, हमें जितने भी अच्छे अच्छे महाशय दिखते हैं, ठीक है, जितने भी हमें कहते नहीं कि बाहर जब हम लोग निकलते हैं तो वहाँ पर हम लोग को जिला के अध्यक्ष दिख रहे होते हैं, ठीक है, अलग अलग लेवल पे हमें लोग दिख रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो हमारे जिला के लेवल पे जो सबसे ऊपर जिला के प्रमुख के तौर पे जिनको हम लोग देख रहे होते हैं वो सब लोग, ठीक है। तो जिला परिषद, इन सब चीज़ों को हम लोग समझ रहे होते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग समझेंगे। जो हमारा 9 चैप्टर है ना उसमें हम लोग समझेंगे संविधान एक जीवन दस्तावेज के तौर पे देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो संविधान है वो वास्तव में एक जीवन दस्तावेज है, क्या इसमें बदलाव हो रहा है, होता है, ठीक है। तो आंसर है यस, हमारे संविधान में बिल्कुल बदलाव हो रहा होता है। और 10वां चैप्टर हम लोग राजनीतिक दर्शन, संविधान एक राजनीतिक दर्शन के तौर पे देख रहे होते हैं। और इसमें वो दर्शन को बहुत अच्छे से समझ रहे होते हैं कि दर्शन क्या होता है, किसे कहते हैं दर्शन, साध्य और साधन जैसे वर्ड को हम लोग इस चैप्टर में समझ रहे होते हैं, ठीक है। तो टोटल इस वाले बुक में ये जो आपका भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ये जो बुक है आपका, इस बुक में टोटल आपके 10 चैप्टर है। तो बारी बारी से हम लोग एक एक चैप्टर को करेंगे। तो हम पढ़ाने का मेरा तरीका ऐसा होगा ना कि जैसे मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया वैसे ही हम सोच रहे हैं कि आप लोग को ही पढ़ाए, या फिर अगर आप लोग बोलेंगे ना कमेंट में कि किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए वैसे ही हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो आपका चैप्टर है जैसे कि संविधान क्यों और कैसे, इस चैप्टर से रिलेटेड ही ये वाला चैप्टर भी है, संवैधानिक जीवन दस्तावेज। फिर इसी से है कि संवैधानिक राजनीतिक दर्शन। तो ये जो 3 चैप्टर है ना, 9th 10th और फर्स्ट, ये तीनों चैप्टर आपस में लिंक कर रहा होता है। तो हम सोच रहे हैं कि पहले फर्स्ट चैप्टर यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से दूसरा, और उसके बाद तीसरा, ऐसे पढ़ा देंगे। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि आप लोग को हम सैर करवाएंगे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बारे में, ठीक है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है। उसके बाद हम करवा रहे होंगे आपको सैर, मतलब आपको दिखला रहे होंगे संघवाद, जो हमारा बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, ठीक है, उसको हम दिखलाएंगे। और फिर आपका स्थानीय शासन, और लास्ट में आपका चुनाव और प्रतिनिधित्व वाला जो चैप्टर है वो आपको हम करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। और मेरा मेरा ऐसा मानना है ना कि हम अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइएगा, और बोर्ड में जो भी चीज़ लिखा हुआ है ना उस चीज़ को आपको नोट्स बना लेना है, ठीक है। और जितना हो सके ना उतना एक ही कॉपी बनाइएगा, ठीक है। आप लोग मोटा सा कॉपी मत बनाइएगा, मतलब मोटा जैसा कॉपी बनाइएगा, जैसे ये वाला कॉपी है ना, ये मोटा जैसा, ठीक है, ऐसा ही कॉपी बनाने का प्रयास कीजिएगा। ज़्यादा पतला सा कॉपी मत बनाइएगा, मेरा कहने का मतलब ये था, ठीक है। तो चलिए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोग ये चीज़ लिख लीजिएगा, साथ साथ लिखिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और हम एक और चीज़ बोलना चाहेंगे, वो चीज़ ये है ना
कि जब भी आप लोग लिख रहे हो, जैसे आप छत में हो या फिर कहीं पर भी, ठीक है, तो आप लोग तो ना लिखते समय बोलिए, ठीक है, बोलते बोलते लिखिए। बोलते बोलते जब हम लोग लिख रहे होते हैं ना, तो उस समय हमारा ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। तो बोलते बोलते आप लोग लिखिएगा, जो भी चीज़, जैसे हम लोग चैप्टर का नाम भी लिख रहे हैं ना, तो उन सारी चीज़ों को आप बोलिए भी, लिखिए भी। तो आप रिपीट करेंगे ना, जितना रिपीट कर रहे होंगे उतना आपके मन में जा रहा होगा वो बात, ठीक है, उतना आपके दिमाग में जाएगा, उतना आपको जल्दी याद होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप करिएगा, और जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, और एक पर्टिकुलर फिक्स समय बनाइए स्वाध्याय का, सेल्फ स्टडी का, ठीक है, कि हमें 8 बजे से लेके या फिर हमें 9 बजे से लेके जितने बजे से भी हमें वो मतलब कि स्वाध्याय करना है, सेल्फ स्टडी करना है, नहीं तो ये कोर्स करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम अपना पूरा बेस्ट देने का प्रयास कर रहे होंगे, ठीक है, और देंगे, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1, चैप्टर का नाम लिखिए। यूनिट नंबर 1 है संविधान क्यों और कैसे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। बहुत कुछ पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है जो संविधान है ना, उसका ज़रूरत क्यों है, ठीक है, संविधान की आवश्यकता क्या है, ये हमें पढ़ना होता है कि संविधान की आवश्यकता क्या है, संविधान का क्या ज़रूरत है, ये हम लोग को पढ़ना होता है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना होता है कि भारत का जो संविधान है ना, भारत का संविधान बना कैसे, संविधान है बना कैसे, ठीक है। उसके अलावा हम लोग समझ रहे होते हैं अनुच्छेदों के बारे में, ठीक है। उसके अलावा हम लोग समझ रहे होते हैं भाग के बारे में, और हम लोग समझ रहे होते हैं अनुसूचियों के बारे में, ठीक है। और लास्ट में एक टॉपिक होता है, और भी चीज़ें हैं, ठीक है। हम बस ये मेन मेन चीज़ बता रहे हैं जो मेरे दिमाग में आ रहा है, ठीक है। और भी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। संविधान का जो आवश्यकता है उसी के अंदर हम लोग इसके कामों को देख रहे होते हैं कि संविधान क्या क्या काम कर रहा होता है, ठीक है। और एक और हम टॉपिक ऐड कर रहे हैं, वो है संविधान की विशेषता, ठीक है। जो संविधान है उसकी विशेषताएं क्या क्या है, जो विशेषता है ना, उस पे भी हम लोग बहुत अच्छे से नोट्स बनाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। नोट्स बना रहे होंगे और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, और जो भी चीज़ हम डिक्टेट करेंगे ना, उन सारी चीज़ों को आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए, इस चैप्टर का शुरुआत हम अगर बुक के लैंग्वेज में करने का प्रयास करें, ठीक है, तो थोड़ा सा हम किताबों पे भी नज़र डालते हुए अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहला चैप्टर में पहला टॉपिक ही हमारा, हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, ठीक है, संविधान की हमें क्या ज़रूरत है, ठीक है। हम ऐसे ही बस बताने का प्रयास करेंगे जो संविधान है। आप लोग लिख सकते हैं संविधान की क्या ज़रूरत है, ज़रूरत है हमें, ठीक है। हमें क्या ज़रूरत है संविधान का, ठीक है। पता है किसी भी चीज़ का ज़रूरत हमें क्यों होता है, ये है हमारा ईटा, ठीक है, ये ईटा नहीं, ठीक है, बड़ा से लेते हैं, ये है हमारा ईटा, ठीक है। अब ये जो ईटा है ना, इसकी ज़रूरत हमें क्यों है, ये आपको दिख रहा है ऊपर का एरिया या फिर साइड का एरिया दिख रहा होगा ना, यहाँ पर क्या किया गया है, इसके अंदर मसाला भरा गया है। तो इसका मतलब इसका यूज़ है मसाला के बीच में दीवार खड़ा करने के लिए इसका ज़रूरत है, ठीक है। इंक का क्या ज़रूरत है, इस मार्कर में भरने के लिए, ठीक है। और जैसे ये है मेरा माइक, ठीक है, तो इस माइक का ज़रूरत क्या है, आप तक आवाज़ पहुंचाने के लिए, ठीक है। और जैसे ये किताब है, तो किताब का ज़रूरत क्या है, कुछ सीखने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए। ये मेरे पास एक कील है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा एक कील, ठीक है। इसका ज़रूरत क्या है, कहीं पर कपड़े वपड़े टांगना है तो इसको ठोकना भी पड़ता है, ठीक है, तो कपड़े टांगने के लिए इसका बहुत ज़रूरत होता है। वैसे ही संविधान का क्या ज़रूरत है पता है, किसी भी चीज़ का ज़रूरत क्यों होता है पता है, जब वो कुछ काम करता है, ठीक है, जब कोई काम करता है ना, जैसे मार्कर का ज़रूरत क्या है, लिखने के लिए, ठीक है, जब कोई काम करता है तब हमें उसका ज़रूरत पड़ता है। तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान का काम क्या है, ठीक है। जो संविधान है,
संविधान का काम क्या है, ठीक है, क्या काम करता है, संविधान का काम क्या है, ठीक है, ये संविधान जो है वो क्या काम कर रहा होता है। तो संविधान टोटल 4 कामों को करता है, ठीक है, 4 को काम करता है संविधान। एक एक करके समझते हैं, ठीक है। पहला काम है कि संविधान पहला क्या काम करता है, ये एक बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे, ठीक है। पहला काम ये करता है कि ये संविधान हमें कुछ नियम देता है, ठीक है, कुछ ऐसे पर्टिकुलर रूल देता है जिससे कि बस आपको ये समझना है, ठीक है, बाद में आप लोग किताब भी पढ़ लीजिएगा। संविधान कुछ ऐसे नियम देता है जिससे समाज के जितने भी सदस्य हैं ना, वो आपस में नुरा कुश्ती ना करे, ठीक है, आपस में ये लोग फाइट ना करे, ठीक है। तो संविधान हमें कुछ ऐसे नियम दे रहा होता है, ठीक है, कि ये लोग आपस में फाइट ना करें, ठीक है। दूसरा काम संविधान क्या करता है, हम ऐसे ही बस रीड करके आपको दिखला देते हैं। दूसरा काम ये करता है कि संविधान ये बताता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान ये भी तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी, ठीक है। संविधान ये बता रहा होता है कि समाज के अंदर निर्णय कौन लेगा, कौन डिसीजन ले रहा होगा, ठीक है, देश के अंदर कौन डिसीजन लेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया है कि अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। किसी का मर्जी होता है, वो चाहता है कि यहाँ पर सड़क बने, कोई चाहता है कि यहाँ पर हर जगह पर मिट्टी का सड़क ही रहे, ठीक है, कोई चाहता है कि हमारे यहाँ पर जो जितने भी घर है उस पे उसके आगे नाली बन जाए, ठीक है, कोई चाहता है कि हमारे यहाँ पार्क हो, कोई चाहता है कि बस हमारे लिए पार्क हो, ठीक है, सबका अपना अपना वांट्स होता है, ठीक है। तो समाज में निर्णय लेने का शक्ति किसके पास होगा, ये संविधान बताता है, ठीक है। सरकार कैसे बनेगा, ठीक है, लीडर कौन बनेगा, ये संविधान बता रहा होता है, ठीक है। तीसरा जो काम करता है संविधान, वो है हमारा, इसके बारे में अगर आप लोग बोलेंगे ना तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम अच्छा सा वीडियो भी लेके आ जाएंगे, या फिर हम होगा ना तो और अच्छे से इसको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जो तीसरा काम संविधान करता है वो है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए गए कानूनों पे कुछ सीमा लगाना, कि ये सीमा इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी भी उनका उल्लंघन नहीं करेगी। संविधान ये भी करता है, संविधान का तीसरा काम ये होता है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमा लगाता है, ठीक है, कि जितने भी नागरिक हैं जितने भी नागरिक है, सरकार ने सरकार के द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए गए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमा लगाना, ठीक है। यहाँ पे बहुत वर्ड भी लिखा हुआ है, हम एक बार पढ़ना चाहेंगे। आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया गया, यह निर्णय लिया गया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र आप पहन नहीं सकते, विशेष गीत गाने का स्वतंत्र नहीं है आप, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक कानून अनुचित लगेगा, आपको एक कानून अन्यायपूर्ण लगेगा, ऑल राइट। तो सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाने का काम भी संविधान का ही होता है। संविधान ही जो हमारा होता है वो सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाता है, सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमा लगाना। जो संविधान होता है ना, वो हमें कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स देता है जिस फंडामेंटल राइट्स से हम लोग सरकार की शक्तियों पर सीमा लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा संविधान का तीसरा काम के तौर पे हम लोग इसको देख सकते हैं। जो संविधान का चौथा काम है ना, वो भी बहुत ही अच्छा है, वो है कि सरकार को ऐसी क्षमता भी देना जिससे वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, ठीक है। तो संविधान जो होता है वो सरकार को शक्तियाँ भी देता है, ठीक है, जिससे वो जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जनता की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सके। तो ये एक टॉपिक था, बेसिक सा टॉपिक था, लेकिन हो सकता है इससे भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो आप लोग जो बुक में जो लैंग्वेज यूज़ किया गया है ना, अगर आप लोग चाहे तो उसको लिख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। उस काले काले जो हेडिंग लिखा हुआ है ना उसको अगर आप चाहें ना तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग का संविधान का जो काम है ना वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो
अब हम आ रहे हैं संविधान की डेफिनेशन पे। ठीक है, संविधान होता क्या है। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक का हम पर्टिकुलर कोई नोट्स बनाए नहीं थे अपने नोट्स कॉपी में, लेकिन क्योंकि मैंने देखा कि किताब में ये लिखा हुआ है तो हम सोचे कि अच्छे से आपको समझा दें। ठीक है, अब देखिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आप लोग को और चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। जो हम दूसरा टॉपिक लेके आए हैं वो है हमारा, आखिर जो हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो होता क्या है, संविधान क्या है। ठीक है, संविधान कहते किसे हैं, किसे कहते हैं संविधान, क्या होता है ये संविधान, किसे कहते हैं हम लोग संविधान। ठीक है, इस संविधान से हम लोग क्या समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हम लोग का एक किताब है ना संविधान का, पता है इस चैप्टर के लास्ट में अगर आप लोग देखोगे ना तो आपको अलग अलग संविधानों से जो हमने चीज़ों को उठाया है अपने संविधान में जो जोड़ा है उसके बारे में भी बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। तो आपको सब कुछ पढ़ना भी है। ठीक है, ऐसा नहीं नोट्स में आपको बस इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखवाया जाएगा। हर एक चीज़ अगर लिख देंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा ये नोट्स है कि किताब है। ठीक है, तो हम जितना हो सकेगा ना उतना कम लिखवाने का कोशिश करेंगे, और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एक ही कॉपी लीजिएगा, ज़्यादा आप लोग मत लीजिएगा। ठीक है, तो संविधान क्या होता है उस पर थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते हैं। संविधान क्या होता है, संविधान एक दस्तावेज होता है, दस्तावेज। ठीक है, संविधान क्या होता है, एक दस्तावेज होता है। ठीक है, अब दस्तावेज मतलब क्या होता है, जैसे कि 10th क्लास, ठीक है, 9th क्लास, जब हम लोग 8th क्लास में थे तो उस समय हम लोग को एक सर्टिफिकेट दिया जाता था जिसमें लिखा हुआ था CBSE। ठीक है, या फिर जिसमें हम लोग का मतलब जैसे 10th क्लास का बोर्ड हम लोग दिए थे अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, 10th क्लास का बात करते हैं तो 10th में जो हम बोर्ड दिए थे एक बार हम देख लेते हैं। जैसे 10th में हम लोग CBSE 10th क्लास में जो हमने अभी एग्ज़ाम दिया, ठीक है, तो उसमें हम लोग का अच्छे से लिखा हुआ रहता है मम्मी का नाम, पापा का नाम, अपना नाम। ठीक है, अपना पूरा का पूरा पूरा इसमें सिस्टम सब कुछ लिखा हुआ रहता है कि हमने क्या क्या चीज़ अचीव किया, कितना नंबर आया, किस सब्जेक्ट में आया। तो क्या है हमारा लिखा हुआ जो है ना वही हमारा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, वही हमारा दस्तावेज है। ठीक है, वही हमारा दस्तावेज है। जो भी चीज़ लिखा हुआ रहता है ना, जैसे कि ये जो कॉपी है जिस कॉपी से लिख करके आपको हम बता रहे हैं, देखिए ये जो हम आपको दिखला रहे हैं ना ये भी दस्तावेज ही है। ठीक है, तो यहाँ पर दस्तावेज क्या होता है, ये लिखित होता है, लिखित ही होता है। ठीक है, मतलब रिटन फॉर्म में होता है। तो इतना आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लाइक पॉलिटी सब्जेक्ट का भी हम लोग जब नोट्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, जब हम लोग नोट्स बना लेंगे ना तो वो जो इतना बड़ा सा नोट्स बनेगा वो क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट ही होगा। एक पेज का भी होगा वो डॉक्यूमेंट ही होगा। ठीक है, दस्तावेज लिखित होता है। ठीक है, और संविधान रूपी दस्तावेज को वैधानिक मान्यता हासिल होता है। ठीक है, अब संविधान यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा अच्छे अच्छे लैंग्वेज में अच्छे से कॉपी बना के ऐसे भी लिख सकते हैं, संविधान रूपी दस्तावेज को वैधानिक मान्यता प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है पता है, यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ड वैधानिक। अब वैधानिक मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम लोग संविधान में जो भी चीज़ बताया गया है, इस संविधान की किताब में जो भी चीज़ बताया गया है, हम लोग इस संविधान की किताब में बताए गए हर एक नियम को मानेंगे। जितने भी अनुच्छेद में जो भी चीज़ें बताई गई है, आर्टिकल 17 कहता है कि हम लोग छुआछूत नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग अगर छुआछूत करते हैं तो हमें दंड मिलेगा। हमें जो भी दंड जितना भी प्रावधान है उसमें, ठीक है, उस हिसाब से हमें दंड दिया जाएगा। तो कहने का आशय मेरा ये है कि संविधान हमें ये बताता है कि संविधान जो दस्तावेज है उसको वैधानिक मान्यता प्राप्त होता है। ये जो मैंने वर्ड लिखा है
इसका मतलब ये है कि संविधान में जो भी चीज़ बताया गया है हम उन नियमों को मानेंगे, और अगर हम लोग इन नियमों को नहीं मानते हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति में हमें क्या होता है, हमें बहुत ही ज़्यादा मारा जाता है, ठीक है, हमें इतना दंड दिया जाता है, ठीक है, अगर हम लोग संविधान का पालन नहीं करते हैं तो, ठीक है, ये हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है, लेकिन तब भी आप लोग इसको लिख सकते हैं शॉर्ट शॉर्ट नोट्स के जैसा, ठीक है, शॉर्ट नोट्स मतलब सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस के फॉर्म में आप लोग इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद हम जो बोलेंगे ना लिखने के लिए, उसको भी आप लोग लिखिएगा, ठीक है, उसमें हम डेफिनेशन आपको अच्छे से लिखवा देंगे, ठीक है। तो जो दस्तावेज होता है वो संविधान रूपी दस्तावेज को वैधानिक मान्यता प्राप्त होता है। वैधानिक मान्यता मतलब कि हम लोग इसका पालन कर रहे होते हैं, ठीक है, संविधान में जो भी नियम बताए गए हैं उस नियम का हम लोग पालन करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसका पालन नहीं करते तो हमें दंड मिलेगा, हमें पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। और आप लोग सोचिए, आप लोग स्कूल में होमवर्क करके नहीं लेके जाते, तो आपको बस मुर्गा बनाया जाता है, या फिर मतलब कि छोटा मोटा पनिशमेंट दिया जाता है। आप अगर संविधान का बात नहीं मानेंगे तो आपको कितना बड़ा पनिशमेंट मिलेगा, मुझे तो लगता है बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो सोच सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो संविधान के बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा चीज़ें आप लोग को बतानी है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। जो संविधान है ना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर कई सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है, ठीक है। संविधान के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। संविधान के अंदर हमें बहुत कुछ बताया गया है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं। संविधान में जो संविधान है ना, जो किसी भी देश का संविधान हम लोग को कई सारी चीज़ें बताता है। संविधान हमें क्या बताता है, ठीक है, संविधान हमें क्या बता रहा होता है। संविधान हमें 3-4 चीज़ें बता रहा होता है। किसी भी देश का संविधान हमें बताता है कि देश में किस प्रकार की सरकार है, ठीक है, देश में किस प्रकार की सरकार है, ठीक है। जैसे अगर हम भारत की बात करें, पहले पहला पॉइंट समझते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग भारत की बात करें, इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग देखें, तो भारत में आपको पता है कि भारत में संसदीय प्रकार की सरकार है। अब संसदीय प्रकार की सरकार का मतलब क्या होता है? अब संसदीय प्रकार की सरकार में क्या होता है, एक लोकसभा होता है, ठीक है, एक राज्यसभा होता है, और एक होता है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो संसदीय प्रकार की सरकार भारत के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना, संसद के अंदर हमें तीन 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 चीज़ें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और आपको पता होगा कि अभी अभी हाल फिलहाल में हमारा जो संसद है वो भी बना है, बहुत ही अच्छा दिखने में, ठीक है। वो कुछ इस प्रकार का है, जो अभी का संसद है ना, वो कुछ 3 कोण आकृति में दिखता है, लेकिन पहला संसद जो मैंने देखा था ना, वो गोल था बिल्कुल, ठीक है। तो आप लोग देखना, उसमें भी पता है अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको लोकसभा, ठीक है, एक साइड आपको राज्यसभा, ठीक है, ऐसे करके बना हुआ है विभाग जैसा, ठीक है। ऐसे राज्यसभा आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। मैंने फ़ोटो में जो देखा था वैसे हम आपको बताना चाह रहे थे, ठीक है। तो एक और चीज़ समझाते हैं, ठीक है। भाई संसद भवन कहाँ पर है हम लोग का? दिल्ली के अंदर है, ठीक है, जहाँ पर राजपथ है, इंडिया गेट, उसी एरिया में, ठीक है। तो संविधान में क्या क्या बताता है, संविधान हमें क्या बता रहा होता है कि देश में किस प्रकार की सरकार है। इसके अलावा संविधान हमें एक और चीज़ बताता है, वो है कि देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है, ठीक है। देश में जो राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है, ठीक है, ये संविधान हमें बताता है कि देश के अंदर जो राज्य व्यवस्था है ना, उसकी प्रकृति कैसी है। इसका मतलब शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में केंद्रीकरण का अनुसरण किया जा रहा है या फिर विकेंद्रीकरण का, ठीक है।
प्रकृति का अर्थ यहाँ पर ये है ना कि कैसा नेचर है राज व्यवस्था के अंदर। अभी राज व्यवस्था को ही समझेंगे, ठीक है। राज व्यवस्था कुछ नहीं होता, बस संविधान का व्यवहारिक अनुप्रयोग ही राज व्यवस्था होता है। चलिए इस वर्ड को आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है ना वहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग वीडियो देखने के लिए दोबारा तो नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आएंगे भी तो पहले से लिख करके रखिएगा, ठीक है। तो हम राज व्यवस्था को थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, ठीक है। राज व्यवस्था, राज व्यवस्था जो शब्द है ना, उसको अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें तो जो संविधान है, दो वर्ड है, ठीक है। दो वर्ड हम ले रहे हैं, एक है आपका संविधान और एक है आपका राज व्यवस्था। जो आपका संविधान होता है ना, वो एक तो ना सैद्धांतिक एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और राज व्यवस्था जो है ना, वो आपका व्यवहारिक अवधारणा है। ये व्यवहारिक अवधारणा होता है। कैसे? जैसे संविधान हमें क्या बताता है, अगर हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें, देश में राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी है, यहाँ हम लिख देते हैं संविधान हमें क्या बताता है। संविधान हमें क्या बताता है? देश में राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी है, ठीक है। पहला पॉइंट, मतलब ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है सैद्धांतिक कॉन्सेप्ट। संविधान क्या होता है, जैसे कि आर्टिकल 17 की बात करते हैं। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 क्या कहता है कि छुआछूत का अंत होना चाहिए, ठीक है। छुआछूत का अंत के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 17 कहता है ना कि जो हमारा छुआछूत है, अस्पृश्यता का उन्मूलन होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 17 कहता है। अब राज व्यवस्था क्या होता है, इसका व्यवहार में लेके आना। इसके ऊपर जो एक्ट बना, जितने भी कानून बने ना, वो राज व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि छुआछूत का अंत होना चाहिए, ये हमारा आर्टिकल 17 कहता है। अब SC प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट जो आया, ठीक है। ये जो आपका एट्रोसिटी एक्ट आया, वो आपका छुआछूत के अंत के लिए आया। अगर आपका आर्टिकल 17 नहीं होता ना, अगर आपका ये आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में मान के चलिएगा, तो आपका ये जो आपका इस पे जो एक्ट कानून बनाया गया है, वो भी नहीं होता, ठीक है। ST एक्ट भी इसको हम लोग कह देते हैं, ठीक है। तो ये राज व्यवस्था का अर्थ इस तौर पे हम लोग देख सकते हैं। तो आप लोग लिख भी सकते हैं अगर चाहे तो, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन के तौर पे भी लिखा है कि राज व्यवस्था क्या होता है। राज व्यवस्था का, संविधान का व्यवहारिक अनुप्रयोग ही राज व्यवस्था है। मतलब संविधान को व्यवहारिक अवधारणा होता है, मतलब संविधान का व्यवहारिक अनुप्रयोग, ठीक है। व्यवहार में जो हम लोग इसको अनुप्रयोग लेते हैं, ठीक है। मतलब आप लोग लिख लीजिए कि जो राज व्यवस्था होता है, संविधान का व्यवहारिक अनुप्रयोग ही राज व्यवस्था है। संविधान को व्यवहार में लाना ही राज व्यवस्था होता है। जैसे आर्टिकल 17 जो है वो आपका छुआछूत का अंत कहता है, ठीक है। और इसकी बुनियाद पर जो बना कानून है वो ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, ठीक है। नागरिक अधिकार संरक्षण कानून, अस्पृश्यता उन्मूलन कानून, ये सारे के सारे कानून जो है ना, वो राज व्यवस्था के अंतर्गत आ रहे होते हैं। अगर हमारा संविधान आर्टिकल 17 की बात नहीं करता, तो शायद अस्पृश्यता उन्मूलन कानून भी नहीं होता। अगर छुआछूत का अंत का बात, अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो हमारा संविधान है, वो अगर नहीं कर रहा होता है ना, जो हमारा संविधान है वो अगर छुआछूत के अंत के बारे में नहीं बताता, तो शायद से ये सब कानून भी नहीं आता, ठीक है। तो दोनों के दोनों, पता है, दोस्त है एक प्रकार से, ठीक है, अगर हम लोग देखें तो, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं दोबारा से। तो
किसी भी देश का संविधान हमें क्या बताता है? ठीक है, एक बार अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे हम आपको। किसी भी देश का संविधान हमें क्या बताता है? ठीक है, पहला, देश में राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी है? राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी है? ठीक है, ये हमें क्या कौन बताता है? संविधान बताता है। ठीक है, इसका मतलब शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में केंद्रीकरण का अनुसरण किया जा रहा है या विकेंद्रीकरण का? ठीक है, राज्य व्यवस्था की प्रकृति का अर्थ यहाँ पर पता है क्या है? कि देश का जो शासन है, ठीक है, देश का जो शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था है, ठीक है, देश के शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में, इसको आप लोग लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं देश के शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में केंद्रीकरण का अनुसरण किया जाता है, ठीक है, या फिर विकेंद्रीकरण का। अब केंद्रीकरण का अर्थ पता क्या होता है? जहाँ पर हमें बस एक स्तर पर सरकारें देखने के लिए मिलती है, ठीक है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें एकात्मक कोटि की राज व्यवस्था देखने के लिए मिलती है, ठीक है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग को वहाँ पर एक स्तर पर सरकारें देखने के लिए मिलती है। जैसे कि विकेंद्रीकरण में क्या होता है? 2 स्तर पर सरकारें होती है, ठीक है, एक केंद्र के स्तर पे और एक राज्य के स्तर पे। यहाँ पर अब मान के चलिए, यहाँ पर बस केंद्र के स्तर पर सरकारें देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर जैसे पीएम होते हैं केंद्र के स्तर पे, यहाँ पर सीएम होते हैं राज्य के स्तर पे, यहाँ पर बस पीएम हमें देखने के लिए मिलेंगे, मतलब केंद्र के स्तर पे हमें सरकारें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो देश में राज्य व्यवस्था का मतलब शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, इसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति हावी होती है और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति भी हावी हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। देश में राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है? मतलब शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है। इसका मतलब होता है शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में केंद्रीकरण का अनुसरण किया जा रहा है या फिर विकेंद्रीकरण का, ठीक है। मतलब कि अगर केंद्रीकरण का अनुसरण किया जा रहा है, मतलब एकात्मक कोटि की राज्य व्यवस्था है, ठीक है। केंद्रीकरण का मतलब ये होता है एकात्मक कोटि की राज्य व्यवस्था, एकात्मक कोटि की राज्य व्यवस्था, ठीक है। और अगर विकेंद्रीकरण देखने के मिलते हैं तो यहाँ पर हम लोग संघात्मक कोटि की राज्य व्यवस्था कहते हैं, ठीक है, संघात्मक कोटि की राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। अब हम लोग इसी में एक और चीज़ मैंने लिखा है कि किसी देश की राज्य व्यवस्था में कुछ सीमा केंद्रीकरण और कुछ सीमा तक विकेंद्रीकरण देखने के लिए मिलता है, ठीक है। मतलब दोनों हम लोग को राज्य व्यवस्था देखने के लिए मिलता है, केंद्रीकरण भी और विकेंद्रीकरण भी। आपको पता है जहाँ पर ये दोनों के दोनों देखने के लिए मिलते हैं उसको हम लोग अर्ध संघात्मकता कहते हैं, यानी क्वासाई फेडरलिज्म के तौर पे हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको थोड़ा मोड़ा याद रखना है, ठीक है। और ऐसे जो हम लोग चैप्टर देख रहे होंगे ना संघवाद वाला, तो उस समय भी हम लोग ऐसे चैप्टर पे अच्छा पकड़ बना रहे होंगे। तो यहाँ तक बस हम आपको समझाना चाह रहे थे। अब हम आपको डिक्टेट करेंगे, ठीक है, बोलेंगे और आपको लिखना है, ठीक है। पता है जब हम लोग कैमरे में पढ़ा रहे होते हैं ना, और जो हम लोग बिल्कुल ही मतलब कि दोनों जितने स्टूडेंट और टीचर जब साथ में पढ़ रहे होते हैं ना, एक स्टूडेंट होता है और एक टीचर होता है, जो ये बिल्कुल ही साथ साथ पढ़ रहे होते हैं एक क्लासरूम में या फिर किसी भी कोचिंग संस्थान में, तो इससे तो ना दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बस हम अपने आप को बता रहे हैं या फिर बस कैमरे में बता रहे हैं, ठीक है, माध्यम लेकिन कैमरा ही है अभी, ठीक है। चलिए अब आपको हम तरह डिक्टेट करवाते हैं और बोलते हैं, ठीक है। संविधान, ठीक है, संविधान, ठीक है, जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है ना उसके बारे में आपको बता रहे हैं। जो संविधान है आपको उसका डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। तो आप लोग लिखने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले लिखिए संविधान और उसके बाद इसके आगे से आपको लिखते रहना है, ठीक है। उसके ऐसे ऐसे लिखिएगा, एक लाइन छोड़ के फिर दोबारा यहाँ पर आ जाइएगा, ठीक है, और ऐसे लिखते जाइएगा। तो आपको लिखना है संविधान
वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त संविधान वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त एक दस्तावेज होता है। आपको लिखना है संविधान वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त एक दस्तावेज होता है, ठीक है, जिसमें हर वे बातें उल्लेखित होती है जिसमें हर वे बातें उल्लेखित होती है जिसकी बुनियाद पर देश की राज व्यवस्था अथवा शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होता है। संविधान वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त एक दस्तावेज होता है जिसमें हर वे बातें उल्लेखित होती है जिसकी बुनियाद पर देश की राज व्यवस्था अथवा शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होता है। इसके बाद आपको लिखना है किसी भी देश का संविधान उस देश का सर्वोच्च कानून होता है, ठीक है। इसके पहले हम आपको बताए नहीं थे कि जो संविधान होता है ना वो देश का सर्वोच्च कानून होता है, ठीक है, सर्वोच्च कानून, ठीक है। जो संविधान होता है वो देश का सर्वोच्च कानून होता है। पता क्यों होता है? इसके आप लोग लिखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। किसी भी देश का संविधान उस देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसे देश की मूल विधि की संज्ञा प्राप्त होती है। इसे देश की मूल विधि की संज्ञा प्राप्त होती है, ठीक है। आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। देखिए, जैसे हम अपना नोट्स बनाए हैं ना, वैसे ही आप लोग को ही बनाना है, ठीक है। किसी भी देश का संविधान उस देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसे देश की मूल विधि की संज्ञा प्राप्त होती है। यहाँ मूल विधि का अभिप्राय यह है कि यदि देश में किसी नई विधि का सृजन किया जाएगा, सृजन का मतलब होता है निर्माण, ठीक है। सृजन का मतलब क्या होता है? निर्माण, ठीक है। कोई चीज़ बनता है ना जब, तो उसको हम लोग सृजन कहते हैं। किसी भी देश का संविधान उस देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसे देश की मूल विधि की संज्ञा प्राप्त होती है। यहाँ मूल विधि का अभिप्राय यह है कि यदि देश में किसी नई विधि का सृजन किया जाता है, तो उस विधि को वैधानिकता केवल इस तर्ज पर प्रदान किया जाएगा कि वो विधि संविधान से सुसंगत है अथवा नहीं, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, सुसंगत। जो सुसंगत होता है ना, उसका मतलब होता है मेल खाना, ठीक है, मेल खाना। आप लोग ये जो चीज़ है ना, इसको अपनी कॉपी के टॉप पोर्शन पे, जहाँ पर डेट और जो भी चीज़ें होती है ना, पेज नंबर, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है ये चीज़ें, ठीक है। मतलब यहाँ पर नहीं, इस टॉप पे यहाँ पर आपको ये वर्ड को लिख लेना है, ठीक है, कि आपको ये चीज़ रिकॉल होते रहे। यदि सुसंगत है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि उस विधि को वैधानिकता केवल इसी तर्ज पर प्रदान की जा सकती है कि वो विधि संविधान से सुसंगत है अथवा नहीं। यदि सुसंगत है तो उसे मान्यता दे दी जाएगी, अन्यथा उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। यदि सुसंगत है तो उसको मान्यता दे दी जाएगी, अन्यथा उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इससे प्रमाणित होता है कि संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने का ये प्रयास किया, यहाँ पे मैंने आपको जो बोला था ना कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, तो मान लेते हैं ये आपका संविधान है, ठीक है, और देश में कोई नया कानून बन रहा है, छोटा सा, ठीक है, नया कानून, ठीक है। ये सब ड्रॉ आप लोग भी करिएगा अपनी कॉपी में, और हो सके ना तो प्लेन कॉपी खरीदने का कोशिश कीजिएगा, लाइन वाला मत खरीदिएगा, नहीं तो आप लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे कुछ भी, ठीक है। और जितना भी ड्राइंग है ना, सब बनाइए, जितना बना सकते हो उतना क्रिएटिविटी दिखला दीजिए अपने नोट्स में, ठीक है, जितना कर सकते हो उतना कीजिए, ठीक है। तो संविधान जो होता है ना, और एक नया कानून कोई बन रहा है, ठीक है। अगर ये जो नया कानून है ये इससे मेल खाता है कि नहीं खाता, ठीक है। अगर ये मेल खाता है तो ऐसी स्थिति में
इस कानून को संविधान वैधानिकता दे देता है। ठीक है, ठीक है, वैधानिकता दे देता है, लीगली इसको मतलब सही मानता है, सही मान लेता है कि ये कानून बनने लायक है। ठीक है, अगर ये संविधान से मेल खा रहा होगा, अगर नहीं खाता है इसका मतलब ये है कि कानून संविधान के अंतर्गत नहीं आ पाएगा। ठीक है, मतलब इसको नया कानून हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको समझना है, इसीलिए संविधान को हम लोग सर्वोच्च कानून के तौर पे देखते हैं। ठीक है, जो संविधान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वोच्च कानून, क्योंकि इसी कानून के वजह से अन्य कानूनों को बनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए सबसे ऊपर है, सुप्रीम ऑफ द लॉ। ठीक है, सुप्रीम ऑफ द कानून। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, और हम लोग समझने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है, और आप लोग सुन रहे हैं तो ऐसा मेरा मानना है कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, एक बार हम कैमरे को देख लेते हैं कि जो कैमरा है वो ऑन है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आगे की चर्चा को बढ़ाएंगे। ठीक है, और लिखवाएंगे। ठीक है, तो कैमरा हमारा ऑन है। ठीक है, क्लास को ज़्यादा लंबा ना करते हुए जितना हो सकेगा उतना आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो बहुत ही छोटा सा लेक्चर, अब थोड़ा सा और बचा है। ठीक है, तो संविधान से मिलने वाली जानकारियों को आपको लिखना है। ठीक है, जो संविधान से मिलने वाली जानकारी है, संविधान से मिलने वाली जानकारियाँ, जो जो हमें इंफॉर्मेशन संविधान से मिलता है ना, उस चीज़ को आपको लिखना है, पहला पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट देना है। वो जो हम आपको समझा रहे थे ना इससे पहले, उसी समझाए हुए चीज़ को अब हम लिखवा रहे हैं। ठीक है, बोल रहे हैं। ठीक है, किसी भी देश का संविधान हमें ये बताता है, किसी भी देश का संविधान हमें ये बताता है, फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट टू बी नोटेड, किसी भी देश का संविधान हमें ये बताता है। ठीक है, अच्छे से लिखिएगा। पता है हम कैमरे से बोल रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि इसके अंदर कई सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे बहुत ही गंभीरता से सुन रहे हैं। ठीक है, मेरी बातों को लिख रहे हैं, तो हम भी उस गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी का एहसास जान रहे हैं। ठीक है, और हम अच्छे से आपको बताने का प्रयास करेंगे। किसी भी देश का संविधान हमें ये बताता है कि उस देश में किस प्रकार की सरकार है। ये हमें कौन बताता है, संविधान बता रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये उदाहरण स्वरूप भारत में संसदीय प्रकार की सरकार है, इसकी जानकारी हमें भारतीय संविधान से मिलती है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला था कि भारत के अंदर संसदीय प्रकार की सरकार है। ठीक है, जिसमें आपको पता है कि एक तरफ लोकसभा है, एक तरफ राज्यसभा है। ठीक है, ठीक है, आर एल एस मतलब लोकसभा, आर एस मतलब राज्यसभा, और एक आपका है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जो दूसरा पॉइंट लिखना है वो क्या है आपका, दूसरा पॉइंट वो है आपका, संविधान हमें ये भी बताता है कि सरकार के तीनों अंग, ठीक है, संविधान हमें ये भी बताता है कि सरकार के जो तीनों अंग है, कौन कौन से अंग है पता है आपका, एक है विधायिका। सरकार के 3 अंग होते हैं, एक विधायिका, एक कार्यपालिका, ठीक है, और एक आपका न्यायपालिका। थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करते हैं। जो विधायिका होता है ना, उसके अंदर आपका देश का संसद आ रहा होता है। ठीक है, राज्य स्तर पे देश का जो संसद है वो आता है। केंद्र मतलब राज्य स्तर पे नहीं, केंद्र के स्तर पे देश का संसद आता है। ठीक है, और राज्य के स्तर पे राज्य का विधानसभा, ठीक है, विधान परिषद, विधान परिषद, ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, और कार्यपालिका के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव वाले चीज़ है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि हमारे देश के अंदर जो सरकारें हैं। ठीक है, उसके अलावा देश में जितने भी आप आईएएस वगैरह जो भी देखते हैं ना, आईपीएस, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सब लोग क्या करते हैं, ये इसके अंदर आ रहे होते हैं। इसके भी 2 भाग होते हैं। कार्यपालिका भी एक स्थायी कार्यपालिका होता है, एक अस्थायी कार्यपालिका होता है। ठीक है, स्थायी कार्यपालिका जो बिल्कुल ही स्थायी होता है। ठीक है, जिसमें आईएएस आईपीएस लोग आ रहे होते हैं, और अस्थायी कार्यपालिका के अंदर मिनिस्टर्स लोग आते हैं, जो 5-5 साल के लिए आते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग भाग भाग होता है, जो हम लोग उस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। उसके अलावा जो न्यायपालिका होता है ना, इसके अंदर आपके 3 गो कोर्ट आते हैं, एक हाई कोर्ट, सॉरी, एक हम लोग का सुप्रीम कोर्ट होता है, एक आपका हाई कोर्ट होता है,
एक आपका लोअर कोर्ट होता है, ठीक है। इसके भी नीचे और भी चीज़ें होती है, ठीक है। उसको हम लोग पढ़ रहे होंगे जब हम लोग इस चैप्टर पे ध्यान दे रहे होंगे तो, ठीक है। इसके भी नीचे वाले चीज़ों को देखेंगे और इसका एग्ज़ाम कौन कौन सा होता है ना, उस चीज़ पे भी हम लोग निगाहों को डाल रहे होंगे और समझने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैंने दूसरा पॉइंट मुझे लिखवाना है आपको कि संविधान हमें ये भी बताता है कि सरकार के तीनों अंग, विधायिका यानी लेजिस्लेटिव, ठीक है, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव तथा न्यायपालिका यानी जुडिशरी की शक्तियों की सीमा क्या क्या है, कहाँ तक ये लोग अपने शक्तियों को फैला सकते हैं, ठीक है। जो जुडिशरी है, जो एग्जीक्यूटिव है और जो आपका लेजिस्लेचर है, ठीक है, इनकी शक्तियों की परिधि क्या क्या है, ठीक है, कहाँ तक इनका पूरा परिधि है, ठीक है। ये हमें कौन बताता है? संविधान बताता है। संविधान ही हमें ये बता रहा होता है कि इन तीनों के तीनों जो सरकार के तीनों अंग है, इनकी शक्तियों की परिधि क्या क्या है, ठीक है। ये हमें कौन बताता है? संविधान बता रहा होता है, ठीक है। अब जो आप तीसरा पॉइंट लिखेंगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको हम अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखने का लिखिएगा, ठीक है। लिखिए कि संविधान से मिलने वाली तीसरी जानकारी, संविधान से मिलने वाली तीसरी जानकारी हमें यह बताता है, संविधान से मिलने वाली तीसरी जानकारी यह है कि संविधान से मिलने वाली तीसरी जानकारी यह है कि देश में राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या है, कि देश में राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या है, यानी शासनिक प्रशासनिक परिक्षेत्र में केंद्रीकरण का अनुसरण किया जा रहा है या फिर विकेंद्रीकरण का, ठीक है। देश के अंदर जो राज्य व्यवस्था है, ठीक है, राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या है, ये हमें पता है कौन बताता है? ये हमें संविधान बता रहा होता है, ठीक है। शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप क्या है, ठीक है। देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति का मतलब क्या होता है? शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप, ठीक है। शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप क्या है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको समझना है। पता शासन के अंदर और प्रशासन के अंदर कौन कौन लोग आते हैं? प्रशासन के अंदर जो आपके आईएएस अधिकारी लोग हो गए, आईपीएस, ठीक है, आईएफएस, ठीक है, जितने भी पुलिस लोग हैं, ठीक है, ये सब लोग। और शासन के अंदर कौन आते हैं? जो भी आप लोग लीडर्स वगैरह को देखते हैं ना, जो रूल मेकिंग अथॉरिटी होता है, ठीक है, जो रूल को मेक करते हैं, ठीक है, जो रूल को बनाने का काम करते हैं वो शासन में आते हैं। और इसके अंदर आता है रूल इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी, ठीक है, जो रूल को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको समझना है। ये मैंने चैट जीपीटी से ये सब चीज़ सर्च किया है, ठीक है, बस अपना समझने के लिए। तो मैंने सोचा आपको भी गहराई से समझाया जाए, ठीक है। तो राज्य व्यवस्था की प्रकृति मतलब शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप, ठीक है। लेट सपोज कि किसी भी देश में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, कोई भी देश है उसके अंदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि वहाँ पर एकात्मक कोटि की राज्य व्यवस्था है। और अगर शासनिक प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा किया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य, यानी कि वहाँ पर संघात्मक कोटि की राज्य व्यवस्था है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। और राज्य व्यवस्था का सीधा मतलब होता है कि शासनिक प्रशासनिक परिक्षेत्र में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है कि या फिर विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति, ठीक है। मतलब कि वहाँ पर हमें बस केंद्र के स्तर पर सरकारें देखने के लिए मिलती है क्या, या फिर हमें राज्य के केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सरकारें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और भी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब भारत की राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है, अगर आपको लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं नोट बना के। पहला नोट देंगे कि भारत की राज्य व्यवस्था की प्रकृति विकेंद्रीकरण पर आधारित है, ठीक है। ये आपका थर्ड पॉइंट था, ठीक है। अब नोट आपको नोट बनाना है, ठीक है। पहला नोट है ये कि भारत की जो राज्य व्यवस्था की प्रकृति है ना, वो विकेंद्रीकरण पे आधारित है, ठीक है, विकेंद्रीकरण। अब विकेंद्रीकरण मतलब पता क्या होता है? जहाँ पर सेंटर और स्टेट
दोनों लेवल पे हमें गवर्नमेंट देखने के मिलते हैं, ठीक है, वो हमारा विकेंद्रीकरण होता है। ये इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? भारत के संविधान का भाग 1 के अंदर अनुच्छेद 1 जो है ना, वो हमें कहता है कि भारत जो है ना, भारत राज्यों का संघ है। अब भारत अगर राज्यों का संघ है, इसका मतलब क्या है? संघवाद हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। संघवाद में क्या होता है? हमें केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सरकारें देखने के लिए मिलती है, यानी कि हमें यहाँ पर विकेंद्रीकरण देखने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ पर हमें विकेंद्रीकरण ही देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो भारत राज्यों का संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 कह रहा होता है, ठीक है। तो ये नोट बना करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पता है राज व्यवस्था को हम एक और बार समझा देते हैं कि राज व्यवस्था क्या होता है। जैसे संविधान जो होता है ना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो एक प्रकार की सैद्धांतिक अवधारणा होता है, एक सैद्धांतिक मतलब वो थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट होता है संविधान, जिसमें कई सारे अनुच्छेद बताए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ऐसे कर करके कई सारे अनुच्छेद है, ठीक है, जिसमें डीपीएसपीज भी आ रहा है, जिसमें हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज आ रहा है, फंडामेंटल राइट्स आ रहा है, और भी कई सारे उसमें आर्टिकल्स है, ठीक है, और भी कई सारे हमारे पार्ट्स उसमें बताए गए हैं, ठीक है, अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो संविधान तो हमारा एक बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी गई है, लेकिन जब उस चीज़ पर कोई कानून बन जाता है, जो उसमें कोई एक्ट बन जाता है, ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता की बात करता है। इसका एग्जाम्पल हम इसीलिए ले रहे हैं कि आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता की बात करता है। तो अस्पृश्यता की बात करने का अर्थ ये है ना कि आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन होना चाहिए। अस्पृश्यता मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि अभी राशन के दुकान में हम गए, और राशन के दुकान में जाने के बाद हम तो ना आटा पिसवाने के लिए किसी चक्की के दुकान में चले गए, ठीक है, और वहाँ पर हम बोले अंकल मेरा चक्की पीस दीजिए, ठीक है। वो बोलेंगे नहीं तुम अछूत हो, हम तुम्हारा चक्की नहीं पीस सकते, हम तुम्हारा चक्की कभी नहीं पीसेंगे, मतलब तुम्हारा जो गेहूँ है वो हम कभी नहीं पीसेंगे। वो अगर ऐसा कहते हैं तो ऐसी स्थिति में वो अस्पृश्यता जो अस्पृश्यता है वो ऐसी स्थिति ला रहे हैं कि वो हमारे साथ अस्पृश्य व्यवहार कर रहे हैं, वो हमारे साथ छुआछूत का व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। वो ऐसा बोल रहे हैं हम तुम्हारा गेहूँ कभी नहीं पीसेंगे, तुम जो है वो अछूत की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तुम आते हो, ठीक है। और जैसे कि किसी के घर में हम लोग पानी नहीं पी रहे, ठीक है, किसी का वाटर हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो वैसी स्थिति में भी हमें अछूत का व्यवहार देखने के लिए मिलता है, तो अस्पृश्यता है, ठीक है। और इसी चीज़ को जब हम लोग व्यवहार में लेके आते हैं ना, संविधान को व्यवहार में लाना मतलब क्या? जैसे कि अलग अलग प्रकार के कानून बन गए, ठीक है, जैसे कि सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, एसटी एक्ट, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको सुनना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सुनना है। और जो हो सके ना तो शॉर्ट पॉइंट आप लोग बना लीजिए, क्योंकि आप लोग भूल जाएंगे, ठीक है। एक दिन में सब कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन डेली अगर आप लोग उसी चीज़ को देखते रहेंगे ना, ठीक है, देखने से हमारा बहुत ज़्यादा याद होता है एक ही चीज़ को, ठीक है। संविधान चाहे लिखित हो या अलिखित हो, लिखी गई होती है। संविधान चाहे लिखित हो या अलिखित, बातें हमेशा लिखी गई होती है, ठीक है। अब हम लोग तो ना संविधान का वर्गीकरण देख रहे हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो हमारा संविधान है ना, उसके वर्गीकरण को हम लोग देखेंगे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग बांटेंगे, ठीक है। संविधान का वर्गीकरण, ठीक है, संविधान का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या? ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेज के आधार पे, ठीक है। संविधान का वर्गीकरण कई आधार पे होता है, ठीक है, दस्तावेजी आधार पे हम लोग संविधान का वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है हमारा लिखित संविधान, ठीक है, एक हमारा क्या होता है लिखित संविधान, ठीक है, और एक हमारा होता है अलिखित संविधान।
एक मिनट। अलिखित संविधान, ठीक है। तो संविधान को हम लोग जब दस्तावेजी आधार पे बांटते हैं ना, तो एक लिखित होता है, एक अलिखित होता है। और इंटरेस्टिंग बात आपको पता है, इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि जो हमारा संविधान होता है ना, शुरुआत में ही मैं आपको बताया कि जो आपका संविधान होता है वो एक दस्तावेज होता है, और दस्तावेज हमेशा लिखा हुआ रहता है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं समझना है कि अलिखित का मतलब ये होता है कि वो संविधान लिखा गया नहीं होगा, ठीक है। अलिखित मतलब भी लिखा गया ही होता है। दोनों स्थिति में हमें संविधान लिखा हुआ देखने के लिए मिलता है, ठीक है। दोनों स्थिति में लिखा हुआ ही होता है संविधान, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ऐसा कहेंगे कि अलिखित संविधान लिखा गया नहीं होता। दोनों स्थिति में संविधान हमें लिखा हुआ देखने के लिए मिलता है, ठीक है, चाहे वो रिटन हो या फिर अनरिटन हो, ठीक है। बस हमें ये याद रखना होता है कि जो लिखित संविधान है, उस संविधान की जो विशेषताएं हैं, इस संविधान की जो विशेषताएं होती है ना, वो अलिखित संविधान की विशेषताओं से बिल्कुल ही विपरीत होती है, ठीक है। इसकी विशेषता से ये बिल्कुल ही अपोजिट होता है, ठीक है। मतलब अपोजिट हमें देखने के लिए मिलता है, बस अपोजिट हमें विशेषता देखने के लिए मिलता है, लेकिन दोनों का दोनों संविधान हमें लिखा हुआ ही देखने के लिए मिलता है। तो बोर्ड वर्क में जो भी चीज़ें लिखवाई गई ना, उन सारी चीज़ों को आप लोग को फॉलो करना था। और ये चैप्टर का हम पार्ट 1 को अभी रेडी करके आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसका आप लोग अच्छे से, मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग अभी तक अगर देख रहे हैं ना, तो नोट्स को अच्छे से बना लिए होंगे, ठीक है। अब हम ऐसे ही करके और पार्ट्स को लेके आते जाएंगे, और ये आपका एक बहुत ही अच्छा सा एक क्लास 11 का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा सा नोट्स बन जाएगा, और जैसे मैंने रिवीजन करने के लिए बोला, वैसे ही आप लोग रिवीजन कीजिएगा। तो ये मेरा पहला पार्ट था इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ऐसे करके हम और भी चैप्टर्स को लेके आएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक है, अगले वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अगर आपने इतना देर तक मुझे ये सारी चीज़ें करते हुए देखा हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आप लोग को नोट्स ज़रूर बनाना है और रिवाइज करके ही अगला वीडियो खोलना है, ठीक है। ऐसे मत खोलिएगा। थैंक यू, बाय, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे बाद में, ठीक है, और दूसरे मतलब इसके अगले पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।